मेरी छोटी बहन की 2 बार तलाक हो चुकी थी। दोनों बार शादी वाली रात ही वह तलाक लेकर आ जाती थी। मैं और मेरी माँ उसके लिए बहुत परेशान थी कि आखिर ऐसा क्यों होता। इसकी तीसरी शादी हुई तो माँ ने इसके साथ मुझे भी भेज दिया बात का पता लगाने के लिए। मैंने रात को इनके कमरे की खिड़की से झाँक कर देखा तो यह देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि मेरी बहन ने शादी की पहली रात ही अपने पति के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी। मुझे लगा कि मैं वहीं जमीन में धंस जाऊंगी। आखिर मेरी माँ की परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो मेरी बहन पहली रात ही अपने पति के साथ कोई मर्द भी ऐसी हरकत करते हुए 100 बार सोचता। मेरी बहन को तो शायद शर्म छूकर भी नहीं गुजरी थी। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी क्योंकि आज तक मैं बहन को मासूम समझा करती थी। मुझे लगता था कि इस पर बहुत बड़ा जुर्म हुआ है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इस मासूम चेहरे के पीछे एक ऐसी मकारी छुपी है। इससे पहले कि मैं और कुछ देख पाती मुझे किसी की आहट सुनाई दी थी। मैं जल्दी से खिड़की से हटकर इस कमरे में पहुंच गई थी जो मुझे रात गुजारने के लिए दिया गया था। अगर मेरी माँ आज रात मुझे मेरी बहन के साथ यहाँ आने के लिए मजबूर न करती तो शायद हम कभी भी ये राज ना जान पाते कि मेरी बहन का घर क्यों उजड़ता है। इससे पहले भी 2 बार उससे तलाक हो गई थी। ये इसकी तीसरी शादी थी। हर बार शादी की रात जब वो तलाक का धब्बा लेकर हमारे घर आती तो हम रो रो कर बेहाल हो जाते। हम सबको यही लगता कि इस बेचारी के साथ जुर्म हुआ है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि इन 2 तलाकों के पीछे की असली वजह क्या थी। लेकिन आज की रात इस रात से पर्दा उठ गया था और मैं सारा सच जान चुकी थी। मेरी उम्र 25 साल थी और मेरी सबसे छोटी बहन 20 साल की थी। देखा जाता तो बड़ी बहन होने के नाते मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी और वो भी इसलिए क्योंकि मैं नौकरी करके घर का खर्चा चलाती थी। मेरा मंगेतर अभिनव बहुत अच्छा और हमेशा मुझे सपोर्ट किया करता था। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए मुझे ही मर्द बनना पड़ता था। पापा के देहांत के बाद मैंने घर संभालना शुरू कर दिया और फिर अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारियां भी खुद ही उठा ली थी। इन तीनों को बीए तक शिक्षा दिलाने के बाद मैंने इनकी शादी का बीड़ा उठा लिया और जैसे तैसे पैसे जमा करने लगी। इन्हें इज्जत के साथ विदा करके बड़ी बहन होने का हक अदा कर सकूं। मेरे बाद वाली बहन जो 23 साल की थी उसकी शादी मैंने अपने ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के से करवाई थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ही खुश थी, लेकिन इससे छोटी बहन अंजलि के साथ न जाने किस्मत ने कैसा खेल खेला था कि वह 2 बार बसने से पहले ही उजड़ जाती। जब पहली बार उसका रिश्ता आया था तो वो लोग बहुत अच्छे थे। लड़के की नौकरी भी ठीक ठाक थी और दिखने में स्मार्ट था। बस यही सब देखकर मैंने रिश्ता पक्का कर दिया था। पापा के बाद जब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर पड़ी तो फिर मेरी माँ ने सारे फैसले मुझ पर छोड़ दिए थे, क्योंकि वह बहुत ही सीधी सादी सी थी। उन्होंने तो कभी बगैर जरूरत घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। माँ को लगता था कि मुझे दुनियादारी की समझ इनसे ज्यादा है, इसलिए बेटियों के रिश्ते जैसी बड़ी जिम्मेदारी भी माँ ने मेरे हवाले कर दी थी। किरण की शादी भी मेरी पसंद से की गई थी, इसलिए मैं इत्मीनान थी कि मैंने अपनी बहन के हक में अच्छा फैसला किया। इसलिए जब अंजलि की शादी की बात आई तो मैंने उसके लिए भी बहुत जांच पड़ताल कर रिश्ता देखना शुरू किया। राहुल को उसके लिए चुन लिया। मुझे उसमें कोई बुराई नहीं दिखाई दी थी। वो लोग बहुत खुश दिली से रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। राहुल की बहन ने अंजलि को राहुल के लिए पसंद किया था। रिश्ता पक्का होते ही राहुल ने खुद ये बात की कि उसे हमसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए, बस सादगी से शादी करना चाहता है। और यह बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो दहेज जैसे चीज के खिलाफ हैं। अक्सर मैंने रिश्ते वालों को बहुत लालची देखा था और ज्यादातर लोग तो रिश्ता होने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आप शादी में क्या देंगे, लेकिन इसकी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे लगा था राहुल से ज्यादा बेहतर और अच्छा रिश्ता अंजलि के लिए कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन शायद मेरी यही गलत फहमी थी। मैंने अपने मंगेतर अभिनव को भी राहुल से मिलवाया था और अभिनव का कहना था कि राहुल वाकई बहुत अच्छा लड़का है। शादी से पहले 3-4 बार हमारी इसके घर वालों से बकायदा मुलाकात हुई थी। हमें तो हर बार ही वो लोग बहुत अच्छे लगे और फिर मैंने अपने हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत दहेज जमा करके अंजलि की शादी राहुल के साथ करवा दी। मेरी बहन बड़ी धूमधाम से विदा हो गई थी, क्योंकि राहुल ने अपनी तरफ से शादी पर बड़ा खर्चा किया था। अंजलि के कपड़ों से लेकर हर चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि भगवान उन चीजों को नसीब करे, ऐसी दुआ देनी चाहिए। मगर मेरी बहन को कोई भी चीज नसीब न हो सकी। अंजलि की विदाई करने के बाद मैं और मेरी मम्मी सुकून से बैठे थे। किरण अपने घर वापस चली गई थी। इसके बच्चे छोटे थे, इसलिए हमारे घर पर ज्यादा नहीं ठहरा करती थी। विदाई के बाद मैंने और मम्मी ने साथ खाना खाया और मम्मी ने चाय बनाई और मेरे हाथ में पकड़ाकर कहने लगी, तुमने अपने बाप के जाने के बाद सही मायनों में औलाद होने का हक अदा किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ।
भगवान ने भले ही मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन बेटे के साथ अच्छी बेटी भी है। मैं बड़े लाड से माँ की गोद में सर रख कर लेट गई। माँ कहने लगी, अब तुम अपनी शादी के बारे में सोचो, बहनों के बारे में बहुत सोच चुकी हो, वो दोनों अपने घरों की हो गई हैं। मैं अपनी शादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दी और घर का दरवाजा बज उठा था। मम्मी ने हैरत से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, रात के इस पहर कौन आया है? सारे कामों से फ्री होकर हमें 1 बज गए थे और उस वक्त दरवाजा पर किसी का आना बहुत ही अजीब बात थी। मैंने माँ से कहा कि चलिए साथ चलकर देखते हैं। मैं और मम्मी दरवाजे पर पहुँची और आवाज देकर पूछा, कौन है? तो दरवाजे के बाहर से अंजलि की लरजती हुई आवाज सुनाई दी। वो कहने लगी, दरवाजा खोलिए दीदी, मैं हूँ। अंजलि की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और वो अपना बैग पकड़े अंदर आ गई थी। मैंने घबराकर पूछा, क्या हुआ है? तो तेज तेज रोती हुई मेरे गले लग गई और फिर ऐसी खबर सुनाई कि मेरी जान निकल गई। कहने लगी, दीदी राहुल ने मुझे तलाक दे दी है। उन्होंने यह शादी मजबूरी में की थी, वो खुश नहीं थे, इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। अपनी बहन की खुशी की खातिर उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे निभाना नहीं चाहते थे। अंजलि की बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। एक बाप की जगह बाप बनकर बहन को विदा करना बहुत मुश्किल काम था। इस शादी की नाकामी को मैं अपनी नाकामी समझ रही थी, क्योंकि शायद मैंने ही सही लड़के का चुनाव नहीं किया था। मेरी बहन के आंसू ने मेरा दिल दुखा दिया था। मैंने हाथ छोड़कर उससे माफी मांगी कि यह सब मेरी गलती है। शायद मुझे राहुल को अच्छी तरह जान लेना चाहिए था। उसने कुछ भी न कहा, वो रोती रही। माँ कहने लगी, अभी और इसी वक्त जाकर पता करते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि अंजलि ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, इनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं। मैं नहीं चाहती कि आप लोगों के साथ बदतमीजी करे, क्योंकि उसने मेरे साथ बहुत बुरा सलूक किया है। और तो और अब तो अपने घर वालों के सामने मुझे बदचलन ठहरा दिया है। वहाँ जाकर सिवाय हमारी बदनामी की और कुछ नहीं होगा। तलाक होनी थी, वो हो चुकी है। अब किसी से बात करने का कोई फायदा नहीं रहा। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उसने तुम्हें तलाक दिए ही क्यों? अगर तुम उसे पसंद नहीं थी तो शादी से पहले ही ये बात बता सकता था ना। उसने तो शादी पर खूब खर्चा किया है, आखिर तलाक के पीछे क्या वजह है? मेरी बात सुनकर अंजलि ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, बता तो चुकी हूँ, ये सब कुछ उसने सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर उसे दिखाने के लिए सब किया था और फिर मुझे तलाक देकर अपनी बहन के सामने मेरी किरदार को दागदार कर दिया और सबसे यह भी कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा था, लेकिन फिलहाल मुझे अंजलि को संभालना था। मैंने और माँ ने अंजलि को हौसला दिया और सारी रात हम खामोशी से अपनी जगह आंसू बहाते रहे। कुछ देर पहले वाली खुशी बिल्कुल खत्म हो गई थी और हमारे दिलों में तूफान ने जन्म ले लिया था। एक बेचैनी थी जो मुझे खाए जा रही थी कि आखिर राहुल ने इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है। वो तो बहुत ही सुलझा और समझदार लड़का मालूम होता था। कोई कैसे एक ही रात में अपनी बीवी को तलाक दे सकता है। ये वो बातें थी जिन्होंने मेरी आंखों से नींद उड़ा दी थी और शायद हमारे घर का सुकून भी, क्योंकि उसके अगली सुबह यह खबर सारे मोहल्ले में फैल गई कि आधी रात को अंजलि तलाक लिए वापस लौट आई है। मोहल्ले वाले हमारे घर आए और तरह तरह की बातें बनाने लगे। माँ ने खुद सबके सामने अंजलि के ससुराल वालों की खूब तारीफ की थी, खासकर दहेज न लेने पर राहुल की भी। अब इन्हीं लोगों के सामने राहुल और उसके घर वालों की बुराई करना बहुत मुश्किल था। किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हर कोई हैरत से कह रहा था, जिस लड़की ने दहेज न लिया वह बिना वजह तलाक क्यों देगा। अंजलि लोगों की बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर ली और हम सबसे वादा लिया कि हम में से कोई भी राहुल या उसके घर वालों की शक्ल भी न देखेगा और न ही कभी उन लोगों का जिक्र इस घर में होगा। अंजलि की हालत देखते हुए मैंने और माँ ने वादा कर लिया था। दोपहर के वक्त मेरा मंगेतर अभिनव मेरे घर आया और वो भी सब कुछ जानने के बाद हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मैं जाकर बात करता हूँ, आखिर कैसे वो हमारी अंजलि के साथ इतना बड़ा जुर्म कर सकते हैं। लेकिन यह बात अंजलि कानों में पड़ गई और उसने रो धोकर उसे रोक लिया। कहने लगी, अगर आप वहाँ जाएंगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं नहीं चाहती वो गंदी बातें आपके कानों में भी पड़े जो सुनकर आई हूँ। इसकी हालत देखकर अभिनव भी रुक गया। अंजलि की अभिनव से काफी दोस्ती भी थी। मैंने अभिनव से कहा कि तुम उसे समझाओ और वो खुद को कमरे में बंद न रखे। अभिनव ने अंजलि के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमाकर लाता हूँ। और फिर अभिनव खुद ही जबरदस्ती बाइक पर अंजलि को लेकर गोलगप्पे खिलाने चला गया। मैं तो माँ के साथ घर पर ही रुक गई थी, क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक तरफ अंजलि का तलाक और दूसरी तरफ माँ की तबीयत और फिर किरण के ससुराल वाले भी
बहुत बातें बना रहे थे। वह आई तो नहीं थी मगर उसका फोन आया था। वो कह रही थी कि मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो कह रही थी कि न जाने कहां से राहुल के घर के जरिए इन्हें ये बात पता चली है। अंजलि बस चलन है और इसका किसी और लड़के से चक्कर है। मैंने किरण को तसल्ली दी और कहा कि तुम अपना घर बार देखो, यहाँ सब कुछ देखने के लिए मैं मौजूद हूँ। लेकिन सच तो यह था कि मैं खुद भी टूटी हुई थी। काफी देर बाद अभिनव और अंजलि लौटे थे। अंजलि का मूड काफी अच्छा हो गया था। उसके हाथ में गोलगप्पे थे। वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगी, दीदी आपने कल से कुछ नहीं खाया, दीदी खा लो। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और इस मुस्कुराहट से मुझे सुकून हो गया था। वो अपने कमरे में चली गई तो मैंने अभिनव का शुक्रिया अदा किया। कहने लगा कि अंजलि को इस वक्त हमदर्दी की जरूरत है, तुम कोशिश करो कि ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारो। अभिनव की बातें सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं नौकरी करती थी और अगले ही दिन से मुझे नौकरी पर जाना था। मैंने अभिनव से कहा कि तुम जाकर अब इसके साथ कुछ देर बैठ जाओगे तो उसका दिल बहल जाएगा। फिर तेजी से दिन गुजरने लगे। अक्सर अभिनव मुझे फोन पर बताता कि वो अंजलि के साथ बातें कर रहा है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो जाती कि अंजलि कम से कम अभिनव की कंपनी में खुश तो है। उस रात के बाद अब तक हम में से किसी ने भी राहुल से कोई बात नहीं की थी। मेरी शादी भी टल गई थी क्योंकि मुझे फिर अंजलि के बारे में सोचना था। अंजलि के तलाक को 4 महीने ही गुजरे थे कि इसके लिए फिर से बहुत सी अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। वो लोग अभिनव के जानने वाले थे और रिश्ता अभिनव के जरिए ही आया था। लड़का अभिनव का ही दोस्त था और अभिनव ने उसे अंजलि की पहली तलाक के बारे में सब कुछ बता दिया था। इन्हें अंजलि के तलाक पर भी कोई एतराज नहीं था। मैं इस रिश्ते का सुनकर कुछ हिचकिचा रही थी क्योंकि पुराने मामले को भी अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था और मुझे नहीं लगता था कि अंजलि शादी के लिए राजी होगी। लेकिन अभिनव के बार बार कहने पर मैंने अंजलि को रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे हैरत हुई। उसने बिल्कुल भी कोई ऐसी रिएक्शन नहीं दिया था। उसने बड़े सुकून से मेरी बात सुनी और कहने लगी, दीदी अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी से मेरा घर बस जाए ताकि आप भी अपनी जिंदगी की खुशियाँ हासिल कर सके। अंजलि की बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी कि उसे मेरी खुशियों का ख्याल है और मेरी खातिर अतीत भी भूलने को तैयार थी। मैंने अभिनव से कहा इन लोगों को बुलवा लिया। वो लोग भी बहुत अच्छे थे। लड़के का अपना कारोबार था, पैसे वाले थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। अभिनव ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, छानबीन की जरूरत नहीं है। और फिर अभिनव के कहने पर मैंने आंख बंद करके अंजलि का रिश्ता पक्का कर दिया। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे। मैं भी यही चाहती थी कि अंजलि किसी नए रिश्ते से जुड़कर पुरानी बातों को भूल जाए। इसलिए 4 लोगों के बीच हमने खामोशी से शादी करवा दिया। ना ही किसी मोहल्ले वालों को दावत दी थी, ना ही खानदान में ढिढोरा पीटा। अंजलि विदा होकर अपनी ससुराल चली गई और मेरी माँ परेशानी से दुआ मांगने लगी कि इस बार अंजलि अपनी शादीशुदा जिंदगी में बस जाए। मैं भी खामोश से कोने में बैठ गई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने अभिनव को फोन मिलाया तो कहने लगा, फिक्र न करो, रवि बहुत ही अच्छा आदमी है, सालों से मेरा दोस्त है, इसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, अंजलि को कोई तकलीफ नहीं होगी। अभिनव की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया था। मेरा ध्यान बटाने के लिए वो कहने लगा, अब हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। तुम्हारे इंतजार में मेरी उम्र निकलती जा रही है। और इसकी बात सुनकर मैं मुस्कुरा पड़ी और फिर हम दोनों बातों बातों में बिजी हो गए। 2 घंटे गुजरे थे कि घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इस बार तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे खौफ आ रहा था कहीं मैं दरवाजा खोलूं तो सामने अंजलि न खड़ी हो। और कभी कभी कुछ ख्याल सच साबित हो जाते हैं। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो रात के 1 बजे अंजलि दरवाजे पर खड़ी थी और उसका हाल पहले से भी ज्यादा बुरा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो आते ही फर्श पर बैठ गई, अपने बाल नोचते हुए कहने लगी, न जाने मुझसे कौन सा गुनाह हुआ है कि हर कोई मुझे बदचलन कहता है, जबकि मैंने तो कोई गुनाह नहीं किया। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर अंजलि को थामा और उससे पूछा कि अब क्या हुआ है। वो कहने लगी, मुझे तलाक हो गई है, फिर मेरे दामन पर दाग लगा है, मेरे माथे पर कालिक मल दी गई है। मैं एक बदचलन लड़की हूँ, न जाने किसको मुझसे बैर हो गया है। मेरी विदाई से पहले ही न जाने कौन मेरे पति के कान में क्या कह जाता है कि वो मुझे बदचलन कहकर तलाक दे देता है। राहुल ने यह कहकर मुझे छोड़ा था क्योंकि वो किसी और में दिलचस्पी रखता है, लेकिन दुनिया के सामने उसने मुझे बदचलन ठहरा दिया था। और इस बार रवि ने साफ यही कहा कि मैं बदचलन हूँ और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। लगता है राहुल ने ही कोई गलत हरकत की है। ये कहकर वो रोने लगी और मैं सर पकड़कर बैठ गई। मैंने गुस्से से अंजलि से कहा कि अगर तुम हम में से किसी को राहुल से बात करने देती तो आज ये सब ना होता। मेरी बात सुनकर वो चिल्लाने लगी, अपना सीना पीटने लगी। माँ ने मुझे समझाया कि इस वक्त बहन को बुरा कहने का नहीं है, उसे होश संभालने की कोशिश करो। और फिर एक बार फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर अपनी टूटी हुई अंजलि को संभालने लगे। अभिनव फोन पर दूसरी तरफ मौजूद था।
उसे भी सब कुछ पता चल गया था। वो भी फौरन हमारे घर चला आया था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि रवि ने अंजलि को तलाक दे दी है। वो तो अभी भी रवि की तारीफ कर रहा था कि वो बहुत ही अच्छा है और ऐसा नहीं कर सकता। मैंने अभिनव का कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा कि मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पर एतबार किया था। तुमने कहा कि रवि बहुत ही अच्छा लड़का है, तो फिर बताओ कि ये सब क्या है। जाओ जाकर अपने दोस्त से सवाल जवाब करो। ये सुनते ही अंजलि गुस्से से मेरी तरफ आई और कहने लगी, क्यों दीदी हर बार मेरे जख्मों को कुदेरने की बात करती हो? नहीं जानना हमें कुछ और भी, ना ही रवि से कोई बात करने की जरूरत है। इसने अभिनव की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहने लगी, आपने तो मेरा भला चाहा था, लेकिन किस्मत ने मेरा बुरा लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और तकलीफ न हो तो रवि के पास बिल्कुल भी ना जाएं। वो इंसान बहुत ही बुरा है। अभिनव अंजलि को संभालने लगे और मैं खामोश रही एक तरफ बैठ गई थी। मेरे पास कहने के लिए शायद शब्द भी ना बचे थे। जैसे जैसे अभिनव ने सारी रात उसे दिलजोई की, उससे वादा भी किया कि वो रवि के पास नहीं जाएगा। हमारे घर में खामोशी ठहर गई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। मम्मी अपने कमरे में बंद थी और अंजलि अपने कमरे में। मैंने अभिनव से बात करना छोड़ दी थी। मेरा दिल उसकी तरफ से खराब हो गया था। वो जब भी आता अंजलि के साथ बैठकर वापस चला जाता। पहली बार मेरी बहन मेरे गलत फैसले की भेंट चढ़ी थी और दूसरी बार मेरी मंगेतर के गलत फैसले की। मुझे इतना हौसला नहीं था कि मैं तीसरी बार इसकी जिंदगी का फैसला करती, इसलिए मैं अब बिल्कुल खामोश हो गई थी। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। अभिनव की माँ ने मेरी और अभिनव की शादी पर जोर दिया था। वो कह रही थी कि कब तक तुम बैठी रहोगी, मेरी बेटी की भी तो उम्र हो रही है, वो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इनकी बात भी ठीक थी। अभिनव ने वाकई में मेरे लिए 9 साल इंतजार में निकाले थे, लेकिन मैं क्या करती। अंजलि को विदा किए बगैर तो शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए एक बार हमारे घर अंजलि का रिश्ता का जिक्र होने लगा, लेकिन इस बार अंजलि न सिर्फ डरी हुई थी बल्कि मैं और माँ भी घबरा रही थी। किरण की सास ने इस कदर परेशान कर दिया था कि वो तो अब हमारे घर चक्कर भी नहीं लगा रही थी। अंजलि खूबसूरत थी और इसलिए एक बार फिर उसके लिए रिश्ता आना शुरू हो गया। इसकी दूसरी शादी से तो बहुत ही कम लोग जानते थे, इसलिए शायद रिश्ते भी अच्छा आ रहे थे। अब मैंने यह फैसला माँ पर छोड़ दिया। माँ ने भी देख समझ करके अच्छे शरीफ लोगों में अंजलि का रिश्ता पक्का कर दिया। हैरत की बात थी कि अंजलि को अभी भी कोई एतराज नहीं था। वो डर जरूर रही थी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया था। और फिर उसकी विदाई का वक्त आया तो माँ ने एकदम ही लड़के वालों से कह दिया कि मेरी बड़ी बेटी भी साथ जाएगी। हमारे घर में ऐसी ही रस्म है। यह सुनकर पहले तो वो लोग हैरान हुए, लेकिन फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरी माँ ने मुझे कान में कह दिया था कि तुम्हें भेजने का मकसद यही है कि अपनी आंखें और कान खोलकर ये मालूम करो, आखिर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई हमारा दुश्मन है या फिर कोई जानबूझकर अंजलि का घर उजाड़ना चाहता है। मेरी माँ को लग रहा था कि ये कोई खानदान वाला है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। जब मैं अंजलि के साथ उसके ससुराल पहुँची तो अंजलि ने मेरे साथ बिल्कुल अजीब सा सुलूक किया। कहने लगी, दीदी आप अपने कमरे में जाकर सो जाएं। अजीब बात है, माँ ने आपको मेरे साथ भेज दिया। मैं तो ससुराल वालों के आगे पहले ही दूसरी शादी पर शर्मिंदा हूँ। अब आपके आने पर और ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। ये लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने अंजलि से कहा कि ऐसी कोई भी अनोखी बात नहीं है। पहले इस जमाने में भी ऐसी रस्में हुआ करती थी। अंजलि कहने लगी, जो भी है ये मेरा ससुराल है। आपको यहाँ किसी से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। अंजलि का रवैया और लहजा दोनों ही बिल्कुल बदले हुए थे। मुझे अपनी बहन अंजलि नहीं लगी थी, इसलिए मैं खुद उठी और मैंने फैसला किया कि आज किसी न किसी तरह मैं सच जानकर रहूंगी। अंजलि और उसका पति कमरे में गए तो मैं भी पीछे घूमकर खिड़की की तरफ पहुंच गई। यह ऊंचा सा रोशनदान था। मैं टेबल रखकर उस पर खड़ी हो गई और मुझे अंदर का मंजर नजर आने लगा और दोनों मियाँ बीवी की आवाज भी सुनाई देने लगी। यह बहुत गलत बात थी, लेकिन अपनी बहन के घर को बसाने के लिए मैं यह हरकत कर बैठी थी। शादी सादगी से हुई थी, इसलिए घर में ज्यादा मेहमान नहीं थे। घर वाले भी अपने कमरों में बंद थे। किसी ने मुझे आते नहीं देखा था। फिर मैंने देखा कि मेरी बहन अपने पति से तलाक मांग रही है और उससे कह रही है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरी बड़ी बहन ने जान छुड़वाने के लिए जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दिया। या तो आप मुझे तलाक दे दें, नहीं तो मैं वहाँ जाकर आपको नामर्द होने का इल्जाम लगा दूंगी। पहले तो वो लड़का हक्का बक्का रह गया और फिर बार बार मेरी बहन जिद करने लगी तो फिर वह बड़ी खामोशी से मेरी बहन को देखने लगा। उससे पहले कि मैं आगे का मंजर देख पाती, किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं वापस अपने कमरे में भागी और फिर कुछ ही देर बाद मेरी बहन अपना सामान लिए अपने कमरे से निकली थी और मेरे पास आकर गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलिए यहाँ से, ये इंसान मेरे काबिल ही नहीं है। मैंने अपनी बहन को नफरत से देखा और पूछा कि क्या हुआ है। वो कहने लगी, इसने भी
ही मुझे तलाक दे दिया। यह कहते हुए उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने अपनी बहन से हाथ छुड़ाया और उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। इतने में उसका पति भी कमरे से निकल आया और मुझे देखते हुए कहने लगा, आपकी बहन खुद मुझसे तलाक मांगी है, इसलिए मैंने इसे तलाक दे दी। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकता हूँ जिसकी शादी जबरदस्ती की गई हो। मैंने गुस्से से अंजलि को देखा और कहा कि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है और सुना है। अब तुम बताओ वो कि सारा माजरा क्या है, क्यों तुमने तीसरी बार भी तलाक ले ली है। पहले तो उसने इनकार किया कि इसकी कोई गलती नहीं है, और जब मैंने उसके साथ जबरदस्ती की तो वो रोती हुई कहने लगी, क्योंकि मैं अभिनव को पसंद करती हूँ, उससे शादी करना चाहती हूँ। कई बार मैंने इन्हें शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो तो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। मैं जानती हूँ कि जब तक मेरी शादी नहीं होगी आप भी शादी नहीं करेंगी, इसलिए मैं बार बार तलाक लेकर घर वापस बैठ जाती ताकि आपकी भी शादी अभिनव से न हो सके। अगर अभिनव मुझे अपनी मोहब्बत के काबिल नहीं समझते तो आप इनके मोहब्बत के हकदार नहीं हैं। ना मेरी शादी होगी और न ही आपकी शादी होगी। अपनी बहन के मुंह से ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। जिस बहन के फ्यूचर को बनाने के लिए मैं अपनी जिंदगी अपनी जवानी दांव पर लगा दी थी, वही बहन मुझसे मेरी खुशियाँ छीनना चाहती थी। इसका तलाक हो चुका था। मैं इसका हाथ पकड़कर इसे घर ले आई और माँ को सारी बात बता दी। अभिनव को भी सब कुछ पता चल गया। वो पास आया और कहने लगा, अब अंजलि की वजह से ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। उसने अगले ही दिन पंडित को बुलाकर मुझसे शादी कर लिया और मुझे अपने साथ विदा करके ले गया। आज मेरी शादी को 7 महीने हो गए हैं और अंजलि 3 बार तलाक का दाग अपने दामन पर लिए माँ की दहलीज पर बैठी है। कभी इसके बारे में मैं सोचती हूँ तो मुझे इसकी बहुत फिक्र सताती है, और वहीं दूसरी तरफ कभी नफरत का एहसास भी जागने लगता है। समझ नहीं आता कि मैं अंजलि के लिए क्या करूं। क्या दोबारा इसकी शादी का सोचूं या फिर इसके हाल पर छोड़ दूं। जो कुछ उसने किया इसमें गलती किसकी थी? असली कसूरवार कौन था? हमारी परवरिश में कोई कमी रह गई थी या फिर अभिनव के रवैये ने इसे इस हद तक पहुंचा दिया था कि उसने अपने आप को बर्बाद कर लिया था? या शायद मुझे चाहिए अपनी आंखें ज्यादा खुली रखनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है? तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करिएगा और अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।